दोस्तों नमस्कार। जिस प्रकार से कल चुनाव के नतीजे आए हैं, किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि इस प्रकार की इतनी बम्पर जीत बीजेपी जीतेगी। यह पूर्णतया अप्रत्याशित जीत है। जितने भी राजनीतिक पंडित थे, उन्होंने कल्पना भी नहीं किया था कि इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। सभी पत्रकारों ने, सभी एग्जिट पोल ने कांग्रेस की तरफ रुझान दिखाया था कि कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जीत रही है और तेलंगाना में बराबरी का मुकाबला दिखाया था। इस जीत के बाद क्या आकलन करना चाहिए कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के साथ आएगी और क्या नया परिवर्तन इस देश में लाएगी। दोस्तों, कल बीजेपी के हेडक्वार्टर में जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को बताया कि हमारी केवल 4 जाति है, 4 जाति, नारी शक्ति, युवा शक्ति और गरीब और किसान, इस पर फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 की सरकार बनने पर ही उन्होंने इस पर फोकस करना शुरू कर दिया था। जैसे कि गरीबों के लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, पूरे देश में विद्युतीकरण करना, गांव में, घरों घरों में बिजली पहुंचाना, सड़कों का निर्माण और उज्ज्वला योजना महिलाओं को सशक्त करना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे बीजेपी की छवि में और नरेंद्र मोदी की छवि में बहुत बड़ा असर किया है। दूसरा चीजें मैं यदि बात करना चाहूं तो मध्य प्रदेश का जो इलेक्शन था, मुझे भी खुद भी उम्मीद नहीं था कि इतनी बड़ी जीत बीजेपी हासिल करेगी। दरअसल इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि लाडली बहना योजना जो है बीजेपी ने लागू किया था इसी साल मार्च में, उसका इम्पैक्ट काफी बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसमें 1250 रुपए प्रति माह देने की बात की गई थी और इस योजना ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला और जितने भी महिलाओं के वोट थे वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए। दूसरी बात, राजस्थान में अब जैसे आप जानते हैं कि कन्हैया का जिस तरीके कन्हैया वाला मैटर हुआ था उदयपुर में, कन्हैया टेलर का, वो मैटर को बीजेपी ने काफी उछाला और कहीं ना कहीं एक साइड में जो इजराइल और गाजा के बीच में चल रहा है, आप यह देखें कि इससे पहले जब भी इजराइल में या इजराइल अटैक करता था गाजा में, तो अपने यहाँ के जो मुस्लिम संगठन है वो विरोध करते थे, लेकिन इस बार विरोध नहीं हुआ, लेकिन चर्चा का केंद्र कहीं ना कहीं बना रहा और बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने पोलराइजेशन, जो इस मुद्दे पर पोलराइजेशन करने में सफल रहे। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान तो पूरे तरीके से इस तरीके से फिसला, लेकिन छत्तीसगढ़ की कल्पना करना एक बहुत बड़ी उम्मीद से परे था। छत्तीसगढ़ में दरअसल आप जानते हैं कि रमन सिंह इससे पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जीत पूरी तरीके से अप्रत्याशित थी। बीजेपी ने तेलंगाना में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, 8 सीटें उन्होंने जीता। मिजोरम में 2 सीटें जीती है अभी तक के जो नतीजे आए हैं या रुझान आए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस नतीजे के बाद में भारत में कौन से बड़े परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। देखिए, जैसा कि आपने अभी इतिहास, इससे पहले आपने देखा धारा 370 इन्होंने खत्म किया, किसी की भी विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई, पूरी तरीके से भारतीय सेना और सुरक्षा बल सशक्त थे, पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखे थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। आपने देखा कि सीएए और एनआरसी जब पास हुआ तो देश भर में विरोध हुआ, इस विरोध के बावजूद भी केंद्र सरकार झुकी नहीं, उन्हें भी पटक दिया, उनको भी परास्त किया। फिर उसके बाद में आपने देखा दोस्तों कि अग्निवीर योजना का कितना व्यापक विरोध हुआ, कितना बड़ा फैसला, जो कि कोई भी इस पर उम्मीद नहीं कर रहा था। ट्रेनों को फूंक दिया जा रहा था, पूरी ट्रेनें धक 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 जल रही थी, लोग इतना भयंकर विरोध किए थे, लेकिन केंद्र सरकार झुकी नहीं। किसान आंदोलन हुआ, 6 महीने से ज्यादा तक चला, 80 से ज्यादा किसान मारे गए। इसके बावजूद भी
सरकार बड़े लंबे समय के बाद झुकी, लेकिन ज्यादातर मुद्दों पे सरकार तटस्थ रही, मजबूत रही और खड़ी रही सरकार। तो मैं यह कल्पना करता हूं कि आने वाले दिनों में यह बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा और कई बड़े फैसले नरेंद्र मोदी जी लेंगे जो इस देश के हित के लिए होगा। देखिए, मैं कभी भी आरएसएस और बीजेपी को नेगेटिव में नहीं लेता हूं। इनकी सोच राष्ट्र के आधार पे होती है, देश को प्रायोरिटी रख करके होती है। यह कोई पार्टी ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम विरोधी है, क्योंकि हमने देखा अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जोड़ी देखा। एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति के पद पर उन्होंने पहुंचाया। तो जब ये राष्ट्रपति के पद पर किसी मुस्लिम को पहुंचा सकते हैं, तो दरअसल यह कोई भी योग्य व्यक्ति इनके पार्टी में किसी भी पद तक पहुंच सकता है। ऐसा उदाहरण इन्होंने साबित किया। अभी उनको उस एलिजिबिलिटी का कोई बंदा नहीं मिल रहा है मुस्लिम समाज से जिसको ये प्रमोट कर सकें। तो दोस्तों, चार चीजें फोकस किया है इन्होंने। नारी शक्ति, दूसरा आपका युवा शक्ति, तीसरा आपका गरीब और किसान। कांग्रेस पूरी तरीके से जो ध्रुवीकरण था, हिंदू ध्रुवीकरण, भारतीय जनता पार्टी यदि जीतती है चुनाव तो इसका सबसे बड़ा कारण है हिंदुत्व वोटर। हिंदुओं को कंबाइन करके ही वह वोट हासिल करती है। लेकिन इस चुनाव में राहुल गांधी जातीय मुद्दा, जातीय जनगणना के मुद्दों पर बांटने के लिए, हिंदू समाज को बांटने के लिए प्रयास किया इन्होंने, वह असफल साबित हुआ। तो मोदी जी ने चार चीजें जो बताया कि हमारी चार चीजें प्रायोरिटी में है, नारी शक्ति, युवा शक्ति और गरीब और किसान। अब जब नारी शक्ति की बात करें तो जितने भी विकसित राष्ट्र हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, इनमें महिलाओं का बराबरी का योगदान रहा है या अर्थव्यवस्था में इनका एक जुड़ाव रहा है। ये इक्वल कंट्रीब्यूट करती हैं पुरुषों के मुकाबले। लेकिन अपने देश में महिलाओं के प्रति यह विचार रखा जाता है कि वो घर पे रहें, घर की देखभाल करें, उनको आर्थिक योगदान नगण्य है। मतलब उनका कंट्रीब्यूशन इस देश में बहुत कम है। आप 50% आबादी को साइड लाइन कर देंगे तो आप कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। दूसरी बात कि इसके लिए मोदी जी ने पास किया है नारी शक्ति वंदन योजना, जो कि अगले 5 साल में इंप्लीमेंट होगी और 33% आरक्षण लागू होगा विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव में, जो कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर महिलाओं को सशक्त करेगा। नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं को प्रमोट करने के लिए जो इन्होंने अपनी योजनाएं बनाई हैं, वह देश के हित के लिए है, देश को विकसित राष्ट्र की तरफ लेके जाने के लिए है। दूसरी चीजें, युवा शक्ति को काम चाहिए। जो इस समय बीजेपी की पहले भी सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के अभी तक की, ये प्राइवेटाइजेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं। प्राइवेटाइजेशन ये किसी शौक के लिए नहीं करते हैं दोस्तों। यदि गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन होगा तो सरकार को 10,000 रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एम्प्लॉय के प्रति होगी, और टैक्स जो है वो टैक्स के पैसे से सैलरी देंगे। लेकिन इसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो प्राइवेट कर देंगे तो ना तो उनका कोई खर्चा लगेगा, ऊपर से उनको टैक्स भी मिलेगा। जॉब जब तक वो करेगा तब तक वह व्यक्ति टैक्स देगा, वो ऑर्गेनाइजेशन टैक्स देगा। जॉब चली जाएगी तो सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, उसके बदले में वह व्यक्ति खुद ही देखेगा और सरकार का इसमें फायदा रहेगा बिना किसी जिम्मेदारी का। इससे क्या है, लोगों की स्किल तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लोग ज्यादा जोर लगाएंगे और व्यवसायीकरण और औद्योगिकरण की दिशा में देश आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से विकसित राष्ट्र डेवलप हुए हैं। इसी तरीके से विकसित राष्ट्र ने अपने विकास की पृष्ठभूमि तैयार की है। उसी पृष्ठभूमि पर भारत चलना चाह रहा है, जिसकी इंपॉर्टेंस भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने समझा है। मैं यह बताना चाहूंगा, या तो इस युवा शक्ति के महत्व को मोदी जी ने समझा है। इसी वजह से इन्होंने गवर्नमेंट
जॉब्स को प्रायोरिटी न देकर प्राइवेटाइजेशन की तरफ इन्होंने कदम बढ़ाया है। हम सभी जानते हैं 140 करोड़ की आबादी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। तो यही कारण रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने प्राइवेटाइजेशन को महत्व दिया है, औद्योगिकीकरण को महत्व दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है, टैक्स का पैसा सही दिशा में लगे उस पर इन्होंने फोकस किया है। किसानों के लिए किसानों के लिए मैंने जो बताया कि जो जो योजनाएं लागू किया है गरीबों के हित के लिए, वही योजनाएं उनको भी फायदा किया है। खास करके किसान सम्मान निधि योजना जो कि एक बहुत बड़ा सहारा बनता है और नरेंद्र मोदी को गांव-गांव तो पहुंचा दिया है, उनके दिलों में लोगों को बसा दिया है, जिनके पास उन मुसीबत में, उन परिस्थितियों में जब उन्हें पैसे की जरूरत होती है, उनके अकाउंट में पैसे आते हैं तो उन्हें काफी सुकून और एक सहारा महसूस होता है, जो कि इससे पहले किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और इस पर कोई कभी अमल नहीं किया। तो यह एक इंपॉर्टेंट बात रही गरीबों के लिए। गरीबी एक बहुत बड़ा श्राप है। गरीबी इस पृथ्वी पर आपके लिए सबसे बड़ा पाप है। तो गरीबी जो है इसकी कोई जाति नहीं होती है, किसी भी जाति में यह गरीबी आ सकती है और गरीबी काफी पीड़ादायक होती है। इससे बाहर निकालने के लिए मोदी जी ने कई सारी चीजें किया है, जैसे कि हेल्थ के क्षेत्र में जो परिवार के ऊपर स्वास्थ्य की समस्या आती है, स्वास्थ्य से संबंधित परिवार में समस्या आती है तो पूरा परिवार उससे ग्रस्त हो जाता है, पूरा परिवार परेशान हो जाता है, पूरा परिवार पर बोझ आ जाता है जिसको फिनिश करने में उसको वर्षों तक लग जाते हैं। तो दोस्तों उन्होंने क्या बनाया ना, अभी जो हेल्थ कार्ड बनाया, 5 लाख तक का इलाज कराया जा सकता है। कोरोना काल में जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मदद किया, जिस प्रकार से लोगों की सहायता किया, जिस हिसाब से मैनेजमेंट किया, अमेरिका में जितनी भयंकर त्रासदी हुई थी, जितना भयंकर तौर पे अमेरिका में लोग मरे थे, एक विकसित राष्ट्र होने के बावजूद भारत से 22 गुना शक्तिशाली अमेरिका है, लेकिन उसे वह झेल नहीं पाया इस त्रासदी को। उस पर मोदी जी ने काफी अच्छा मैनेजमेंट किया और भारत में मृत्यु होने की संख्या जो है वह काफी कम रही। यही सब कारण रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के इलेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और पुनः तीसरी बार वह पुनः सरकार बनाने की ओर में है। और इसके बाद में 4 या 5 ऐसी बड़ी चीजें हैं जिसको मोदी जी लागू करने वाले हैं। पहला, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता। और दूसरा आपके पास दूसरा सबसे बड़ा चेंजेस होने वाला 1 नेशन 1 इलेक्शन 2024 के बाद होने की संभावना है। ये बहुत बड़ा चेंज होगा, इलेक्टोरल चेंज होगा। तीसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन होने की संभावना है वो तो जल्दी होने वाला है, राम मंदिर बनने को है। और चौथा जो सबसे बड़ा बदलाव होने का उम्मीद आप कर सकते हो कि हिंदू राष्ट्र की तरफ एक और कदम बढ़ाना। क्या आप सबको लगता है कि इतना विरोध करने के बावजूद भी यह सरकार झुकी नहीं? अगर ये सरकार हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगी तो कौन सी पार्टी है जो इसका विरोध कर पाएगी? ये बेहद शक्तिशाली पार्टी है, बहुत पावरफुल पार्टी है और यह जो फैसले लेगी वह बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा और इसको रोकने वाला, इस अश्वमेध के घोड़े को रोकने वाली कोई शक्ति नहीं है इस समय। तो इतने बड़े परिवर्तन की ओर देश अक्सर हो रहा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है।